नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर। कल हम लोगों ने जो नियोगी व्यक्ति हैं उनके लिए जो राष्ट्रीय नीति 2006 बनी उसके बारे में, उसके सोपानों के बारे में और जो अधिगम और सहभागिता के अवरोधक है उनके बारे में और पृथक्करण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कि समावेशन क्या होता है कि इंक्लूड करना, ठीक है, किसी भी चीज को समाहित करना। तो अब समावेशन का समावेशी शिक्षा में कैसे इंक्लूड होगा, मतलब कि कैसे शिक्षक कैसे समावेशन कर सकते हैं। अब बात हो रही है कि शिक्षकों को किस प्रकार समावेशन करना है अपने अधिगम और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, कैसे समावेशन का यूज करना है या उपयोग करना है। तो अभिप्रेरणा का समावेशन, जब शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उसे क्या करना है, ऐसे बालकों के लिए जो समावेशी शिक्षा है, यहाँ पर सामान्य और विशिष्ट बालक दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, तो जो विशिष्ट बालक हैं उनके लिए, सामान्य के लिए तो वो कर ही रहे हैं, तो विशिष्ट बालकों के लिए उसे अभिप्रेरणा बनना है, अभिप्रेरणा का स्रोत बनना है। उसे उन बालकों को, उन विद्यार्थियों को उन्हें मोटिवेशन देना है समय समय पर, ताकि वो अपने जो अधिगम स्तर को उच्च बना सके, उनका संज्ञानात्मक विकास हो सके। फिर बात है पृष्ठ पोषण का समावेशन। पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक। वो बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें सकारात्मक फीडबैक, सकारात्मक पुनर्बन के द्वारा उन्हें और बढ़ाया जाए, उनका संज्ञानात्मक विकास किया जाए, उनका अधिगम स्तर उच्च बनाया जाए। फिर बात है स्वतंत्रता का समावेशन। और स्वतंत्रता का समावेशन तो शिक्षकों को क्या करना है, अपने शिक्षण कार्य के अंतर्गत उन बालकों को स्वतंत्रता प्रदान करनी है कि वो अपनी स्वेच्छा अनुसार कार्य करने में रहे, वो स्वेच्छा अनुसार कार्य कर सके और अपना प्रदर्शन अच्छा दिखा सके। क्योंकि अगर उनको नियंत्रण में रखा जाएगा, जैसे कि हमने कल बात की थी नियंत्रण की, नियंत्रण का प्रथमकरण किया जाना चाहिए, नियंत्रण को हटा देना चाहिए, तो वही बात इसमें भी है कि वे उनको स्वतंत्र, अगर नियंत्रण में रखा जाएगा तो वो हिचकिचाएंगे, कार्य करने में हिचकिचाएंगे और कार्य सही से नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर नियंत्रण को हटा देना चाहिए, उनको स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। स्वतंत्रता का उनको क्या करना है, अपने शिक्षण के अंदर समावेशन करना है। फिर बात आती है सकारात्मक दृष्टिकोण का समावेशन। तो जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक है, उनको क्या करना है, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना है, उनको नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना है कि वो बेचारे हैं या फिर नहीं कर पाएंगे या कुछ किसी भी प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना है। उनको भी सामान्य बालकों के समक्ष देखना है, उनको उनके सामने ही देखना है कि भाई आप भी इनके समान ही हो, आप भी इनके समान ही कार्य कर सकते हो। तो इस प्रकार से उनके समान दृष्टिकोण रखना होगा और इसी दृष्टिकोण का समावेश उनको अपने शिक्षण कार्य में करना होगा। फिर बात है सृजनात्मक कार्य का या सृजनात्मकता का समावेशन। अब सृजनात्मक कार्य, सृजनात्मकता मतलब कि जो शिक्षक हैं उन बालकों के लिए सृजनात्मकता का समावेश करें कि वो बालक और भी अच्छा करके बता सकते हैं, अपने दिमाग से और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उनके अंदर भी सृजनात्मकता हो सकती है, कौशल का विकास हो सकता है। तो उनको स्वयं करके देखने दे, कुछ भी कार्य है तो उनके अंदर जो प्रतिभा है, रुचि छिपी है, तो उसको वो कैसे उजागर करेंगे, जब कुछ ऐसी गतिविधियां वो कक्ष में करवाएंगे तो उनके अंदर सृजनात्मकता की भावना का विकास होगा। तो इससे उनका संज्ञानात्मक और अधिगम उच्च स्तर का बनेगा। तो उनको क्या करना है, सृजनात्मकता का समावेश करना है। फिर बात आ रही है निर्देशन एवं परामर्श का समावेशन। अब एक शिक्षक को क्या करना है, समय समय पर उनको निर्देशित करना है और उनको अपने कार्य के प्रति या और भी उससे सहशक्तिक गतिविधियों से प्रति अच्छे परामर्श देने हैं ताकि वो और अच्छा अपना कार्य कर सके। तो इस प्रकार क्या करना है, समावेशन का यूज समावेशी शिक्षा में इस प्रकार एक शिक्षक कर सकता है। फिर बात आ रही है समावेशी शिक्षा में चुनौतियां। भाई अगर सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को शिक्षा दी जा रही है तो वहाँ बहुत सारी चुनौतियों को फेस करना ही पड़ेगा। तो वो चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तो आज हम एक चुनौती देखेंगे जो कि है शून्य अस्वीकृति। वैसे 3 जो चुनौतियां हम बताएंगे, लेकिन आज हम एक पढ़ेंगे शून्य अस्वीकृति। शून्य अस्वीकृति इसका मतलब है कि जो हम बात एडमिशन से ही ले लेते हैं कि जब उन बालकों के एडमिशन की बात आती है तो वहां पर शिक्षक को देख लो, प्रधानाध्यापक देख लो, अभिभावक को देख लो, तो वो एडमिशन बच्चे का विद्यालय में नहीं करवाते हैं।
शिक्षक करने नहीं देते हैं, प्रधानाध्यापक करता नहीं है, और जो माता पिता है वो इसकी स्वीकृति नहीं देते हैं। तो इसलिए एडमिशन जहाँ बात आती है तो वहाँ शून्य एडमिशन होते हैं वहां पर स्कूलों में। तो शून्य अस्वीकृति मतलब कि बिल्कुल भी किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना। तो इस प्रकार की स्थिति वहां पर आती है, तभी वो बालक पिछड़े रह जाते हैं। और जो प्राचीन समय की बात हम देखे जाएं तो प्राचीन समय से और अभी भी वर्तमान में भी यही स्थिति है कि ये बालक है ये खुद भी हिचकिचाते हैं। जो शिक्षक है वो सोचते हैं कि अगर हम इनको एडमिशन ले लेंगे तो हमको हमारा कार्य बढ़ जाएगा, और इसी कारण जो प्रधानाध्यापक है तो उसको तो टीम से काम करना है, अगर शिक्षक ही मना करेंगे तो वो भी एडमिशन नहीं कर पाता है। ये बात है। तो ये होती है शून्य अस्वीकृति, यानी कि उन बच्चों की उन बच्चे को एडमिशन को लेकर अस्वीकार की भावना रखना। ठीक है। फिर अब इनको जो शून्य अस्वीकृति के मार्ग की कुछ बाधाएं हैं, भाई इसके अंतर्गत भी क्या बाधाएं आ रही है, ये शून्य अस्वीकृति हो रही है तो क्यों हो रही है, किनके द्वारा हो रही है। तो वो जो बाधाएं हैं वो हम देखते हैं। शिक्षकों की उदासीनता। अब शिक्षकों की उदासीनता, अब एक शिक्षक है वो क्या चाहता है, मुझे वेतन तो अच्छा मिले लेकिन मुझे कार्य कम करना पड़े। अगर ऐसे बालक आ जाएंगे सामान्य बालक, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो पाठ योजना वो बना रहा है उससे अधिक कार्यभार बढ़ जाएगा, क्योंकि उन बच्चों के लिए उसे और अच्छी तैयारी करके आना पड़ेगा उनको समझाने की, क्योंकि वो धीरे सीखेंगे, उनका जो स्तर होगा वो धीमा स्तर होगा, तो वो अलग दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए उसको कार्यभार बढ़ जाएगा। तो वो शिक्षकों की उदासीनता होती है कि मुझे ये कार्य करना पड़ेगा। वो अपने आप को मतलब कि ये समझते हैं कि मैं ये क्यों करूं। तो ये भावना के कारण ही ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मार्ग की बाधा होती है, शिक्षकों की उदासीनता होती है। यानी कि फिर दूसरी है प्रधानाध्यापक की उदासीनता। अब प्रधानाध्यापक की उदासीनता क्यों होती है, क्योंकि जब अगर उसकी टीम ही उसका सहयोग नहीं कर रही है, उसके साथी अध्यापक, उसके सहायक अध्यापक ही उसका सहयोग नहीं करते हैं, तो उसे भी मजबूरन एडमिशन से मना कर देना होता है, या फिर कोई बहाना बनाकर उस बात को टालना पड़ता है। तो अगर प्रधानाध्यापक की अगर उदासीनता है तो यहाँ पर क्या होगी, वो शून्य अस्वीकृति की मार्ग की बाधा बनती है। फिर बात आती है अभिभावकों की उदासीनता। अब अभिभावक भी इतने सजग नहीं है कि वो ये चाहे कि मेरा बालक सामान्य बालकों के साथ पढ़े। उनके मन में हमेशा डर रहता है समाज से, शिक्षकों से, प्रशासन से। वो हमेशा डर महसूस करते हैं कि मेरे बालक को प्रताड़ना नहीं सहनी पड़े, या फिर किसी गलत संबोधन से कोई उसको बुलाए नहीं। तो इस प्रकार की चीजें होती है, तो वो वैसे ही डर जाते हैं, और यही शून्य अस्वीकृति के मार्ग की बाधा बनते हैं। और फिर है विद्यालय प्रबंधन की उदासीनता। और विद्यालय प्रबंध समिति होती है, प्राइवेट में होता है, तो वो अपने विकास को देखते हैं कि हमारा विकास किस प्रकार हो रहा है, हमारा विद्यालय किस प्रकार नाम कमाएगा। तो प्रबंधन समिति और जो लोग होते हैं वो इस बात को देखने में रहते हैं, तो वो इनको नकार देते हैं, है ना। और जो सरकारी में होता है तो वहां पर ऐसा माना जाता है कि वहां पर जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उन्हीं को मतलब वहां पर वो टीम में अगर लेते हैं तो वो उनके ही विकास के अंदर देखते हैं, तो इन बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये शून्य अस्वीकृति के मार्ग की बाधा बनते हैं। फिर है विद्यालयों में संसाधनों का अभाव। अब विद्यालय में संसाधनों का अभाव कैसे बनेगा, तो विद्यालय में इन बालकों के लिए, क्योंकि अगर जो किस बालक का शारीरिक कोई भी अंग है वो अगर दिव्यांग है तो उसको भाई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर चेयर बोले तो उनके लिए स्पेशल चेयर लगानी पड़ेगी, अगर उनको एंट्री के लिए रेलिंग बनानी पड़ेगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था की जानी पड़ती है। और अगर कहा जाए तो अगर पैर में प्रॉब्लम है तो ऊपर वो नहीं जा पाते तो नीचे ही उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो टीचर को अगर वो तीसरी बिल्डिंग पे अगर वो गया है तो उसको पढ़ाने के लिए फिर से नीचे आना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो होता है तो वहाँ दिक्कतें आती है, तो सुविधाएं नहीं होती है। तो इस कारण वो एडमिशन देने में भी नकारते हैं कि भाई हम एडमिशन दे तो देंगे, या फिर ये प्रॉब्लम आएगी तो आप खुद देखें, या कुछ भी है। तो इस प्रकार से जो भी सुविधाएं वो वहाँ नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये क्या होती है, शून्य अस्वीकृति के मार्ग की बाधाएं बनता है। फिर अंत में हमारा ये सब चीज थी कि भी देखो शून्य अस्वीकृति पे ये जो बाधा है वो है। फिर एक समावेशन की बात आ गई। अब अंत में हम देखेंगे गृहकार्य प्रश्न। समावेशन से क्या तात्पर्य है, एक शिक्षक द्वारा समावेशन को किस प्रकार अपनाया जा सकता है।
आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें या फिर अपने फेस को कवर करके जाएं। अगर आप बाहर जाते हैं तो आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। आप यदि सार्वजनिक स्थल पर जा रहे हैं और यदि आप किसी चीज को छूते हैं तो आप लौट कर या फिर वहीं पर अगर पॉसिबल हो तो अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं या सैनिटाइज करें। खुद भी सुरक्षित रहें। सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।